आरो यारो री एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने से पहले आपको आरो यारो का जो पेपर हुआ था, जो लीक हो गया था, उसका कंप्लीट एनालिसिस करना बहुत ही आवश्यक है। आज का वीडियो उसी से संबंधित है। आपके इस कार्य को आसान बनाने के लिए हमारे द्वारा एक ऐसा एनालिसिस किया गया है जो आपके लिए आगे परीक्षा की रणनीति में बेस का काम करेगा। यानी इसी से तय होगा आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए आरो यारो री एग्ज़ाम की परीक्षा के लिए। देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाया था स्ट्रेटजी के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि आरो यारो की जो अब री एग्ज़ाम होने वाला है वो पहले से थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव ज़्यादा होगा। आपको ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा क्योंकि जो छात्र छूट गए थे वो भी इसमें परीक्षा दे सकते हैं, या पिछले बार जिन छात्रों ने थोड़ा सा कम मेहनत करके एग्ज़ाम में बैठे थे वो और ज़्यादा मेहनत करके एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो ऐसे में आपकी जो इसमें जो कंपटीशन है वो कई गुना ज़्यादा होने वाला है। तो उस स्तर से आपको पढ़ना होगा। और आप लोगों ने पेपर का भी स्तर देख लिया, तो उस पेपर को ही बेस बनाते हुए, उसका एनालिसिस करते हुए ही आपको आरो एआरओ के लिए आगे बढ़ना है। और वो कैसे बढ़ेंगे वो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। देखिए, हमने उस पेपर को कई बार देखा और आप लोगों को भी यही करना चाहिए, क्योंकि ये जो पेपर आया था ये एक प्रकार से आपको आईना दिखा के गया है कि अब वो स्थिति बदल गई है। आयोग ने पूरी तरीके से पैटर्न को चेंज करके रख दिया है। अब पहले की तरह नहीं है कि आप वन लाइनर या लूसेंट पढ़ के चले जाएं तो आपका काम हो जाएगा। देखिए, अभी तो मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूं वो पहले देख लीजिए। आपको इसमें पूरा टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस किस सेगमेंट से आए थे, किस सब्जेक्ट से आए थे वो पता चलेगा। प्लस लास्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन जो कई प्रकार के क्वेश्चन आए थे, जैसे कुछ कथन कारण से संबंधित थे, कुछ कूट से संबंधित थे, कुछ वन लाइनर थे, कुछ मिलान करने वाले थे, कुछ सुमेलन से संबंधित थे, सुमेलित है नहीं है, तो ये कितने प्रश्न आए थे, इनकी संख्या कितनी थी, इसका भी एनालिसिस इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ, अपने थंबनेल देखा होगा कि ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा एनालिसिस नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, हम आपको अगर बताएं तो आरो यारो का जो लीक हुआ, जो पेपर आया था, वो आपके लिए आईना दिखाकर आपको गया है। यानी उससे ये तो पता चल गया कि अब आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। और आपके लिए इतना जो 3 महीने का समय मिल गया है, लगभग 3 साढ़े 3 महीना, वो इतना पर्याप्त है कि आप अब वन लाइनर को छोड़कर जो आप लूसेंट वगैरह पढ़ते हैं या जो घटना चक्र पूर्वावलोकन करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ प्रश्न पा जाते थे, तो उससे हटकर कुछ ऑथेंटिक किताबों की तरफ आ जाइए। ऑथेंटिक सोर्स को पढ़िए, ऑथेंटिक किताबों को पढ़िए, अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए बेस के साथ और प्लस फैक्ट के साथ। फैक्ट आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, फैक्ट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। तो उस तरीके से पढ़ाई करनी है। और किस पे ज़्यादा फोकस किया जाए, किस पे कम फोकस किया जाए, वो अभी मात्र 2 से 4 मिनट में आपको पता चलने वाला है कि आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स नहीं चल रहे हैं। तो इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दे रहा हूँ कि आप लोग अगर आरो यारो का जो पेपर हुआ था उसको अगर देखेंगे तो प्रश्न को पूछने का उसने स्टाइल बदला है आयोग ने। प्रश्न कठिन नहीं थे, ये आप नहीं कह सकते कि प्रश्न बहुत कठिन आया था। ऐसा प्रश्न आया था जो आपने नहीं पढ़ा हो। ऐसा अगर आप 140 प्रश्नों को देखेंगे तो 4 से 5 या मान लीजिए 10 प्रश्न मैक्सिमम ऐसे होंगे जो शायद आपके टच में, मैक्सिमम 10 प्रश्न जो शायद आपके टच में कभी नहीं रहे होंगे। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन 130 से ज़्यादा प्रश्न मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा है। बस आयोग ने उसको पूछने का तरीका बदला है। उसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की उसने अपेक्षा की है कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कितना है वो आपको इसमें दिखाना था। और वहीं पर आप लोग जो वन लाइनर पढ़ते आते थे वहीं पर आप लोगों से चूक हुई है। तो उसको सुधारने का ये मौका है। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन क्या कह रहा है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। आप लोगों ने दोनों को कई बार पढ़ा है।
सिर्फ इसने प्रश्न को पूछने का तरीका बदला है कि क्या आप कथन को कारण से कोरिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली इसको पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। यहाँ कहने का मतलब यही है कि अगर आप इसके अलावा भी और भी प्रश्न देखिए, कौन सा शहर वर्तमान में अफ़गानिस्तान में स्थित नहीं है। ये आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब मैपिंग करते हैं तो वहाँ पर ये सब आपको देखना चाहिए और देखते भी हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत कठिन प्रश्न है, ये तो वैसे भी बहुत ईजी है। सैयद वंश के सुल्तान तो आप लोगों ने पढ़ा है, बस उनका कालानुक्रम पूछा है। अब इसमें देखिए पूछने का तरीका उसने यहाँ पर नीचे कूट दे दिया है, आपको कूट के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसके अलावा और प्रश्न देखिए, यहाँ महान्यायवादी से प्रश्न आ रहा है और महान्यायवादी से उसने सिर्फ 2 यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हैं और नीचे कोट दिया है। अब इसमें ये सब क्या है, ये सब जो प्रश्न आ रहे हैं ये सब आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, ये सब आपके कॉन्सेप्ट की परख करते हैं कि आपने कॉन्सेप्चुअली कितना पढ़ा है। कहीं आप ऊपर ऊपर से तो नहीं पढ़ लिए हैं कि आर्टिकल इतने में महान्यायवादी है, आर्टिकल इतने में कैग है, आर्टिकल इतने में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और ऊपर ऊपर से पढ़कर उसके अंदर तक आप नहीं गए हैं, बस वही अंदर की चीज़ों पूछ रहा है। और ऐसे आगे देखिए, यहाँ पर स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होने का क्या कारण है, एकदम वन लाइनर प्रश्न इसने पूछा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए करंट में भी उसने कथन और कारण पूछ लिया है। यानी इस तरीके से आपको जो प्रश्न मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जितना भी प्रश्न बताया, यहाँ पर नृत्य देख लिया और राज्य, आप लोग इसको कई बार पढ़ते आए हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। चरकुला नृत्य आप लोगों ने अब तक पढ़ा कि वो ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, लेकिन इसमें चरकुला नृत्य को भी कॉन्सेप्चुअली इसने पूछ लिया। इसमें 2 कथन दे दिया आपको घुमाने के लिए कि आप अब बताइए आपका कॉन्सेप्ट कितना डेवलप है। कहीं आप इस स्टेटमेंट को देखकर डर तो नहीं गए कि आपको जो आता है उसको भी आप गलत मान ले रहे हैं। अपने आप में कितना आपको कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, इन सब की परख अब जो आयोग है वो ले रहा है। ठीक है, तो इन सब से बाहर निकलना है और इन सब से आराम से आप बाहर निकलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, पेपर का एनालिसिस करना है, अच्छे से जानना है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं और किन टॉपिक पर हमको फोकस करना है। और दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप पूरा आरओ का पेपर देखिए जो लीक वाला है। इसके अलावा 2023 का पीसीएस वाला भी पेपर देख लीजिए, प्री का। इन दोनों में या उससे पहले भी पेपर देखेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आयोग जो भी प्रश्न पूछेगा वो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण ही पूछता है, फर्जी क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। कभी वो इतने अंदर से ले जाकर, हाँ, हर पेपर में 5 से 6 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपके लिए तंग करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन आपको उनको इग्नोर करना है, क्योंकि आपको इस पे पीएचडी थोड़े करनी है। आपको कट ऑफ सिर्फ पार करना है और कट ऑफ 80 से 90 क्वेश्चन में आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आपको उस अनुसार तैयारी करनी है। 5 से 6 जो कठिन से कठिन प्रश्न आते हैं उनके चक्कर में आपको और प्रश्न नहीं खराब करने हैं अपना, उसमें दिमाग, उसमें आपको ज़्यादा नहीं लगाना ना, उसके पीछे आपको अपना दिमाग खराब करना है। ओके, तो सीधी सी बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो आयोग सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही फोकस करता है, और उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर हम गलत करते हैं तो हम कंपटीशन में पीछे होते जाते हैं। हमको यही गलती नहीं करनी है, उसको हमको गलत नहीं करना है। वहीं अगर आप सही कर ले गए तो आप कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे और आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, तो ये तो रही कुछ बात आपको जो जाननी चाहिए। अब हम सीधा आते हैं अपने पॉइंट पर कि अगर आप लोग आरओ का पेपर देखें तो उसमें हिस्ट्री की हम पहले बात करें, इतिहास से 19 प्रश्न आए थे। इतिहास से टोटल 19 प्रश्न आए थे इस लीग पेपर में, जिसमें एंशिएंट का बहुत ही कम रोल था। इस बार 2 ही प्रश्न दिया। मेडुअल यानी मध्यकालीन इतिहास से 4 प्रश्न आया था, और मॉडर्न हर बार की तरह इस बार भी मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा था। 13 प्रश्न मॉडर्न से पूछे गए थे। हालांकि पीसीएस में अगर आप देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री को ज़्यादा उसने तवज्जो दी है, लेकिन इसमें मॉडर्न को हमेशा की तरह, और हमेशा से ही मॉडर्न को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, और इसमें भी वही इसने फॉलो किया है। लेकिन आपको पढ़ना सब है, ठीक है, क्योंकि ये आयोग है। आयोग से आपको आगे चलना है, आयोग के पीछे पीछे नहीं चलना है कि इस बार उसने एंशिएंट से 2 प्रश्न दे दिया तो आपने अब इस बार एंशिएंट को इग्नोर कर दिया और मॉडर्न सिर्फ पढ़ रहे हैं लगातार। ऐसा नहीं करना है। हो सकता है री एग्ज़ाम में वो एंशिएंट को ज़्यादा पूछ ले, तो उस अनुसार आपको तैयार रहना है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर जो ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ये अपने आप में एक सागर है। ठीक है, इसका कोई और छोर नहीं है जीएस का, तो इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है।
ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का वेटेज बराबर था। इंडियन ज्योग्राफी से 10 प्रश्न, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 11 प्रश्न आए और कुल टोटल 21 प्रश्न आए थे। और इसमें भी इस बार हम देख रहे हैं ज्योग्राफी के जो प्रश्न आए थे, खासकर इसने राजधानियों से 2 प्रश्न पूछ लिया। और राजधानियों में भी कहाँ से पूछ रहा है, वहीं से पूछता है बार बार, और वो राजधानी आपको याद होनी चाहिए। अफ्रीका के जो छोटे छोटे देश हैं उनकी राजधानी आपको एकदम रटी होनी चाहिए। सेंट्रल अमेरिका के जो 10-11 छोटे छोटे देश हैं वो आपको पता होने चाहिए। दक्षिण अमेरिका के जो उत्तरी वाले देश हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा प्रशांत महासागर के जो ओशेनिया के छोटे छोटे द्वीप समूह हैं उनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। अगर इतना आपको पता है, वो कभी ये नहीं पूछेगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, चीन की राजधानी बीजिंग है, ये सब कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, वही छोटे छोटे देशों को पूछता है जिसमें आप लोग अक्सर कन्फ्यूज है, या यूरोप के जो छोटे छोटे देश हैं उनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में आपको कोयला से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछ रहा है। कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो आपको याद होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से इन जो ये पेपर है इसको देख के आप डिसाइड करिए कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइंस की बात करें तो इस बार साइंस में कुछ लीक से हटकर पहली बार देखने को मिला और साइंस ने सबको अचंभित किया, क्योंकि साइंस में अगर आप देखें तो फिजिक्स से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए। टोटल 14 प्रश्न साइंस से आए थे, जिसमें फिजिक्स से अकेले 12 प्रश्न थे। केमिस्ट्री से 1 प्रश्न उसने नहीं पूछा और बायो से मात्र 2 प्रश्न आए। और साइंस में जो फिजिक्स से प्रश्न भी आए थे वो अपने आप में क्वेश्चन बेस्ड थे, क्वेश्चन आंसर उसमें आपको लगाना था, वो एक प्रकार से मैथमेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो इस तरीके से इस बार साइंस को पूरी तरीके से पलटकर आयोग ने रख दिया। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से एज यूजुअल 10 प्रश्न आए थे और पॉलिटी के प्रश्न भी लगभग कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे। पॉलिटी आपको पता है कि सबसे इजी सब्जेक्ट माना जाता है और इसमें अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर दें तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स से 19 प्रश्न आए थे। करंट अफेयर्स हमेशा की तरह इस बार भी उसका वेटेज ज़्यादा था। एग्रीकल्चर, ये एक चौंकाने वाली बात रही कि एग्रीकल्चर से इस बार 11 प्रश्न आए थे। तो आपको एग्रीकल्चर ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ये एग्रीकल्चर या और भी जो ये सब्जेक्ट हैं वो किस बुक से पढ़ें, उसका नेक्स्ट वीडियो आपको आ रहा है, वो आपको देखना ही देखना है। उसके लिए मैं एक आपको ऑथेंटिक बुक्स बताऊंगा और वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। यूपी स्पेशल से 9 प्रश्न आए थे। यूपी स्पेशल का थोड़ा सा वेटेज आयोग ने इस बार कम कर दिया है, और प्रश्न इससे आने की संभावना थी लेकिन उतने प्रश्न आए नहीं। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर से 3 प्रश्न आए थे। इकोनॉमी से 10 प्रश्न आए थे। इन्वायरमेंट से बहुत ही कम 3 ही प्रश्न पूछे गए थे। सेंसस इस बार काफ़ी कम रहा, 2 प्रश्न पूछे गए। मिसलेनियस से 5 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग से 14 प्रश्न मिलाकर पूछे गए थे। तो इस तरीके से कुल 140 प्रश्न, इतने टॉपिक्स में इतने प्रश्न आए थे, ये आपको देख लेना है। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे आप लोग ज़रूर जुड़िए। ओके, ये तो हुई बात किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे। अब हम आपको बता दें कि प्रश्नों के पूछने का जो तरीका था वो आयोग ने इस बार बदला था, और किस प्रकार से कितने प्रश्न आए थे ये आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, उन प्रश्नों में कुछ प्रश्न वन लाइनर थे, कुछ प्रश्न कोट वाले थे, कुछ प्रश्न असर्शन रीज़न यानी कथन करण वाले थे, और कुछ प्रश्न उसमें मिलान करने के लिए थे और कुछ प्रश्न उसमें सुमेलित करने के लिए थे। तो उनकी संख्या जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस तरीके से आपको अब अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब वो वन लाइनर का ज़माना चला गया जब आप वन लाइनर पढ़ते थे और आसानी से आपका प्री क्वालिफाई हो जाता था। तो अगर आप इसमें देखें तो असर्शन रीज़न वाले, कथन करण वाले प्रश्न हैं वो लगभग 22 प्रश्न आए थे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम बात करें वन लाइनर प्रश्नों की तो इस बार मात्र 38 प्रश्न वन लाइनर आए थे, मात्र 38 प्रश्न। और इस 38 प्रश्नों में भी जो वन लाइनर आए थे इसमें मैथ के मैक्सिमम प्रश्न थे। तो जीएस के जो मैक्सिमम वन लाइनर थे वो बहुत ही कम थे। ठीक है, यानी जीएस के वन लाइनर प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम थी। मैचिंग जो मिलान करने के लिए आता है वो 18 प्रश्न आए थे। कूट वाले प्रश्नों की भरमार थी, 56 प्रश्न, 56 क्वेश्चंस आपके कोड या कूट से संबंधित थे, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को परख रहे थे। इसके अलावा सुमेलन से 6 प्रश्न आए थे, सुमेलित है या सुमेलित नहीं है। इस तरीके से टोटल 140 प्रश्न आए थे, और ये भी आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके से अब आपको अपनी प्रिपेयर करनी है। तो इन सब से हम लोगों ने एक ही चीज़ जानी
कि आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा और आपके लिए 3-4 महीने का समय है, जो कि पर्याप्त है। फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट को पढ़ते चलिए। हमारे चैनल पर उससे संबंधित आपको हेल्प की जाएगी। अगला जो वीडियो होगा वो इम्पोर्टेंट बुक्स से ही संबंधित होगा। एक ही बुक में बताऊंगा, लेकिन वो अपने आप में बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स होगा, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ पढ़ाई का अब जो मौका है उसको हाथ से जाने मत दीजिए। पीछे जो आपकी कमियां रह गई थी उसको दूर करके, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लग जाइए और इस चैनल द्वारा आपकी पूरी न पूरी हेल्प की जाएगी। ओके, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।